हेलो दोस्तों, मेरिन डिजास्टर के इस चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबके लिए लाया हूं एक और सच्ची घटना जो ओरिनावा जापान से 230 मील की दूरी पर टाइफून आर्की ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान के दौरान एक जहाज एमवी डर्बीशायर अपने सभी 42 चालक दल के सदस्यों और उनकी 2 पत्नियों के साथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हमेशा के लिए दफन हो गया। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें बहुत सारा प्रोत्साहन देती है। एमवी डर्बीशायर 1976 में स्वान हंटर द्वारा निर्मित एक अयस्क बल्क तेल संयोजन वाहक था जो ब्रीज क्लास सेक्सेट की श्रृंखला में अंतिम जहाज था। स्वान हंटर एक शिप बिल्डिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है और इंग्लैंड में स्थापित है। एमवी डर्बीशायर की पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री लिवरपूल, इंग्लैंड में की गई थी और बीबी लाइन इसके ऑनर थे। एमवी डर्बीशायर की लंबाई 294.2 मीटर, चौड़ाई 44.3 मीटर और जीआरटी यानी वास्तविक वजन 91,655 टन थी। डर्बीशायर 5 दिसंबर 1975 को लॉन्च किया गया था और जून 1976 में ब्रिज क्लास संयोजन वाहक के अंतिम जहाज के रूप में सेवा में प्रवेश किया, जिसका नाम मूल रूप से लिवरपूल ब्रिज था। 1978 में लिवरपूल ब्रिज का नाम बदलकर डर्बीशायर रखा गया, जो कंपनी के फ्लीट में नाम रखने वाला चौथा जहाज था। यह जहाज अपने 4 साल के सर्विस लाइफ के लिए तैयार किया गया था। 11 जुलाई 1980 को जहाज की अंतिम यात्रा के दौरान डर्बीशायर ने सेंट एलिस, क्यूबेक, कनाडा से प्रस्थान किया। उसका गंतव्य बंदरगाह कावासाकी, जापान था। डर्बीशायर 1,57,446 टन लौह अयस्क का कार्गो ले जा रहा था। डर्बीशायर का मार्ग सेंट एलिस, क्यूबेक, कनाडा से अटलांटिक पार करते हुए साउथ अफ्रीका के साउथ होकर इंडियन ओशियन पार करना था और जापान वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में प्रवेश करना था। 8 सितंबर 1980 को डर्बीशायर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पार करते हुए जापान के रास्ते पर जा रहा था। डर्बीशायर एक वाणिज्यिक मौसम मार्ग कंपनी ओशियन रूट की मौसम की सलाह का पालन करता था। तब कप्तान को 3 समुद्री मौसम मानचित्र मिला। एक मानचित्र गौम से, दूसरा मानचित्र टोक्यो, जापान से और तीसरा मानचित्र हांगकांग से। तीनों मानचित्र बिल्कुल अलग अलग समुद्री चक्रवाती तूफान को दर्शा रहे थे। डर्बीशायर के कप्तान तीनों चक्रवाती तूफानों को देखते हुए जहाज को उत्तर पूर्व की दिशा में घुमा दिया। कप्तान का मानना था कि जहाज को अगर उत्तर पूर्व की दिशा में 24 घंटे के लिए चला देंगे तो आगे चक्रवाती तूफान का असर कम हो जाएगा और जहाज सही सलामत कावासाकी, जापान पहुंच जाएगा। फिर कंपनी हैवी वेदर प्रोसीजर को मानते हुए कप्तान ने चीफ ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि जितने भी खुले हुए जगह हैं उसे निश्चित तरीके से बंद किए जाएं। कोई भी वेंटिलेटर्स, हैज कवर्स और स्टोर्स खुला नहीं होना चाहिए। चीफ ऑफिसर और फीटर निश्चित तरीके से सारे वेंटिलेटर्स, हैज कवर्स और स्टोर्स, खासकर फोर्पिक स्टोर बंद किए। 9 सितंबर 1980 को रात में चक्रवाती तूफान टाइफून आर्की ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म यानी उष्णकटिबंधीय तूफान लगभग 100 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी। समुद्री उफान कम होने के बजाय 10 मीटर से ज्यादा बड़ी लहरें उठाने लगी थी। जहाज का अगला भाग लहरों से ढक जाती थी। समुद्री लहर सीधा जहाज के सामने से आ रही थी। लहरों से बचने के लिए कप्तान जहाज को 20 डिग्री दाहिने घुमा दिया। दाहिने घूमते ही एक बहुत बड़ा लहर आया और जहाज के अगला भाग से होते हुए पूरा जहाज को पानी से ढक दिया। लहर इतना बड़ा था कि नंबर 2 होल्ड के हैज कवर में पूरा दरार बना दिया और कुछ ही पल में हजारों टन पानी नंबर 2 होल्ड में समा गया। जहाज का अगला भाग में फोर्पिक स्टोर का हैज कवर, फोर्पिक टैंक का वेंटिलेटर पाइप और नंबर 1 होल्ड के हैज कवर पानी के दबाव से उखड़कर बाहर चला गया और फोर्पिक स्टोर, फोर्पिक टैंक और नंबर 1 होल्ड समुद्री पानी से भर गया। डर्बीशायर के अगले भाग में समुद्री पानी भर जाने से जहाज के आगे का रिजर्व बायोंसी लॉस हो गया और जहाज डाउन बाई हेड यानी आगे से झुककर समुद्र में डूबने लगा।
ओरिनावा से 230 मील की दूरी पर टाइफून आर्की ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान के दौरान डर्बीशायर ने अपने सभी 42 चालक दल के सदस्यों और उनकी 2 पत्नियों के साथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हमेशा के लिए दफन हो गया। चालक दल के किसी भी सदस्य को थोड़ा भी समय नहीं मिला कि एक डिस्ट्रेस बटन भी दबा सके। 91,655 टन जीआरटी यानी वास्तविक वजन में एमवी डर्बीशायर समुद्र में डूब जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ब्रिटिश जहाज है। डर्बीशायर की खोज 15 सितंबर 1980 से शुरू हुई और 6 दिन बाद बंद कर दी गई। जब जहाज का कोई भी निशान नहीं मिला तो इसे खो जाने की घोषणा कर दी गई। डर्बीशायर के डूबने की जगह से 700 मील दूर वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में 6 हफ्ते बाद जहाज के लाइफ बोट में से एक लाइफ बोट को एक जापानी टैंकर ने देखा और नजदीकी जापानी कोस्ट गार्ड को रिपोर्ट किया। 1982 में डर्बीशायर के डूबने के 18 महीने बाद उसकी सिस्टर सी टाइनी ब्रिज में गंभीर भंगुर फ्रैक्चर हुआ। ये फ्रैक्चर फ्रेम 65 पर शुरू हुई और डेक में फैल गई थी। इस फ्रैक्चर के बाद डर्बीशायर फैमिली एसोसिएशन ने अन्य सिस्टर शिप पर फ्रेम 65 फ्रैक्चर की जांच शुरू कर दी। उन्होंने परिकल्पना किया कि यह फ्रेम 65 फ्रैक्चर डर्बीशायर के डूब जाने का कारण हो सकता है। 1986 में एक और सिस्टर शिप कौलून ब्रिज ग्राउंडिंग के बाद फ्रेम 65 पर टूट गई थी। इन सब घटनाओं ने डर्बीशायर के डूब जाने का कारण पर साफ इशारा कर रहा था। 1994 में मलबे का सर्वेक्षण करने के लिए डर्बीशायर फैमिली एसोसिएशन ने पर्याप्त धन खर्च किया। इस पहले सर्वेक्षण में डर्बीशायर का पता लगाने और डूब जाने के कारणों की जांच करने का लक्ष्य रखा। इस सर्वेक्षण अभियान ने जांच करने में 40 दिन से अधिक का समय लगाया था। सर्वेक्षण मई 1994 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण का परिणाम अनिर्णायक थे। अंततः यह निर्धारित किया गया था कि जहाज के सामने से टकराती हुई लहरें जहाज के अगला भाग के पास छोटे वेंटिलेशन पाइपों को जड़ से उखाड़ दी थी। अगले 2 दिनों में समुद्री पानी जहाज के आगे के हिस्से में उजागर पाइपों के माध्यम से प्रवेश कर गया था, जिससे जहाज का अगला भाग भारी होने से जहाज आगे से डूबने लगा था। जैसे जैसे जहाज पानी के अंदर डूब रहा था, समुद्री पानी का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। दबाव के वजह से जहाज का जितना भी खाली टैंक था विस्फोट कर गया और जहाज के 2000 से ज्यादा टुकड़ा कर दिया। सारे टुकड़े समुद्र तल पर 1.3 किलोमीटर में फैल गया। समुद्री तल पर सिर्फ जहाज के बो पार्ट यानी अगला भाग ही सही सलामत बिना विस्फोट के पहुंचा था। इसका कारण पता लगाया गया कि अगले भाग में पानी भर जाने की वजह से फोरपिक टैंक विस्फोट नहीं हुआ था। निरीक्षण करने वाला टीम अनुमान लगाया कि फोरपिक स्टोर का हैच कवर ठीक से बंद नहीं किए गए थे, इसलिए समुद्री पानी फोरपिक स्टोर में प्रवेश कर गया, जबकि यह तथ्य बिल्कुल गलत साबित हुआ। फोरपिक स्टोर का हैच कवर अच्छी तरह से रस्सी से बांधकर बंद किए गए थे। तमाम सबूतों और तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सर्वेक्षण टीम ने एमवी डर्बीशायर के डूबने का कारण सिर्फ चक्रवाती तूफान को बताया और एमवी डर्बीशायर को इतिहास के पन्नों में अंकित कर दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें बहुत सारा प्रोत्साहन देती है। धन्यवाद।